नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और मैं एक बार फिर से पेशे खिदमत हूँ आपके। लॉकडाउन के बाद शायद बहुत जल्दी आपके सामने अभी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुंबई में अभी भी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमारे पास है नई 5th जनरेशन होंडा सिटी। और होंडा सिटी जो है ये एक डेफिनेटिव सी सेगमेंट सेडान है। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाड़ियों में से एक है। पहली जनरेशन जो सिटी की थी वो एक आइकॉनिक कार थी। सेकेंड जनरेशन थी, वहाँ पर IVTEC नहीं था, ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, ज़रा फ्यूल एफिशिएंट थी। थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो सिटीज़ थी वो ज़्यादा बड़ी हुई, ज़्यादा क्राउड्ड हुई, ज़्यादा स्लीक हुई। और अब 5th जनरेशन जो सिटी है यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं होंडा ने। और आज मैं आपको इस महत्वपूर्ण गाड़ी के बारे में वो सारी चीज़ें बताऊंगा हमेशा की तरह जो कि आपको जाननी है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही एग्जॉस्टिव और एक बड़े ही तुलनात्मक रिव्यू के लिए तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बाहरी डिज़ाइन से। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि ये जो गाड़ी है ये अब अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी गाड़ी है, सियाज से भी बड़ी है। और होंडा ने खास ध्यान दिया है इस बात पर कि इस गाड़ी का जो स्पेस है, न सिर्फ बाहरी आवरण बल्कि अंदर भी इसका स्पेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और इसकी विड्थ जो है वो अब 53 mm से ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी जो लेंथ है वो 103 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये चीज़ आपको नज़र आएगी बाहर। तो अब ये गाड़ी जो है ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी है। इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में और जो इसका हाईलाइट है मेरे ख्याल से, वो है इसका फेस। और अगर आप पिछली गाड़ी को देखेंगे तो वहाँ पर जो ग्रिल थी वो बड़ी क्रोम ग्रिल कुछ ऐसी ही नज़र आती थी, लेकिन वो ज़रा ऊपर की तरफ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर इसे एक बहुत ही शानदार, क्लीन, क्लटर फ्री ट्रीटमेंट दिया गया है। और ये एक 3 डायमेंशनल ट्रेपेजॉइडल शेप लिए हुए है बीच में। और बाहर की तरफ इसका ये जो मिडिल एंगल है ये प्रोट्रूड करता है। यहाँ पर आपको होंडा एम्ब्लेम मिलता है और दोनों तरफ आपको ये विंग शेप मिलेगा। तो ये विंग शेप जो है ये कार की जो विड्थ है इसे और ज़्यादा हाईलाइट करता है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन का सर्वश्रेष्ठ एलिमेंट, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आई कैचिंग एलिमेंट जो है वो है ये इसके LED एलिमेंट्स। और यहाँ पर आपको ये 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें से जो बाहर के 6 एलिमेंट्स हैं ये लो बीम के लिए हैं और अंदर के 3 जो एलिमेंट्स हैं ये हाई बीम के लिए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल जो है वो ये है कि यहाँ पर ये DRL जो है ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेकिन ये DRL कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जब ये चालू नहीं होता है तो ये इस एक क्रोम ग्रिल का ही एक पीस लगता है, लेकिन जब जल जाता है तो और भी ज़्यादा सुंदर उभर के सामने आता है। और ब्लिंकर जो है वो भी LED है और वो आपको यहाँ नीचे नज़र आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सामने से काफ़ी क्लटर फ्री है और इसका बॉनेट जो है पहले से ज़्यादा लंबा है। अगर आप करंट जनरेशन सिटी को देखेंगे तो एक ज़्यादा स्लीक, ज़्यादा क्राउच्ड उसका एंगल था, सामने से ज़रा नीचे, पीछे से ज़रा ऊपर। लेकिन होंडा ने नई 5th जनरेशन कार के लिए इसे एक 3 बॉक्स सेडान का रूप देने की कोशिश करी है, जो कि पिछली वाली कार भी थी, लेकिन यहाँ पर वो रूप ज़रा ज़्यादा उभर के सामने आता है। और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप इसे साइड से देखेंगे। जो A पिलर है इसे ज़रा पीछे की ओर खिसका दिया गया है और एक जो स्ट्रीमलाइंड नेचर होता है जहाँ पर आपका A पिलर सीधा बॉनेट में जाकर के मर्ज हो जाता है, इसे ज़रा एक गैप दिया गया है ताकि ये सामने वाला, बीच वाला और पीछे वाला जो बॉक्स है ये ज़्यादा उभर के सामने आए, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आए। और उसे काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक स्लीकनेस भी दी गई है गाड़ी को। अगर आप इसका सामने वाला पोर्शन देखेंगे तो इसकी हेडलाइट जो है वो साइड में आती हैं। आप अगर इसे साइड से देख रहे हैं तो साइड तक ये एक्सटेंड होती हैं और जहाँ पर हेडलाइट ख़त्म होती है वहाँ से ये एक बहुत ही शार्प लाइन शुरू होकर के पीछे टेल लैंप्स में जाकर के मिल जाती है। और इस लाइन को होंडा, जो एक जापानीज़ ट्रेडिशनल तलवार होती है कटाना, उसके नाम से संबोधित करता है। तो इस तरीके से होंडा ने एक जो इंडियन रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर एक सॉलिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हम एक विजुअली सॉलिड कार चाहते हैं, वो देने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ एक स्लीकनेस और एक स्पोर्टी विजुअल भी देने की कोशिश करी है। इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को होंडा कहता है स्टैंडिंग ऑन द एज। और कुछ और छोटे मोटे एलिमेंट्स अगर आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा बम्पर है, बहुत ज़्यादा लाइन्स है, बहुत ज़्यादा क्लटर यहाँ पर नहीं है। और ये जो फॉग लैम्प है इसे एक ब्लैक कलर में कवर किया गया है और ये एक LED यूनिट है। साथ ही साथ अगर आप इस बॉनेट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी। और एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बॉनेट के बारे में वो ये है कि पिछली होंडा सिटी से कुछ कस्टमर्स की ये शिकायत थी कि जब वो गाड़ी में अंदर बैठते थे तो उन्हें गाड़ी के बॉनेट की लेंथ का अंदाज़ा नहीं लगता था। अब हालांकि ये जो बॉनेट की लेंथ है ये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका जो विजुअल एरिया है ये पिछली वाली गाड़ी से ज़्यादा है। यानी कि अंदर अगर आप बैठे हैं तो आप इस गाड़ी का जो बॉनेट है उसे लगभग यहाँ तक देख सकते हैं, जिससे कि आपको गाड़ी को मनूवर करने में
ज़्यादा आसानी होगी। और ये एक रिक्वायरमेंट थी जो कि ख़ास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों के फीडबैक के कारण इनकॉर्पोरेट करी गई, जहाँ पर उनका ये कहना था कि यहाँ पर मोटरिस्ट जो हैं वो अभी भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, और विजिबिलिटी जो है, जहाँ पर गाड़ी के अंदर से आपको चारों तरफ का दृश्य अच्छे से सफाई से दिखाई दे, गाड़ी की सारी बाउंड्रीज़ आपको ठीक से दिखाई दे, ये एक रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई। इसके अलावा अगर आप बॉनेट के अंदर झांक के देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको ज़्यादा इंसुलेशन मिलता है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का इंसुलेशन मिलता है, और इसके साथ साथ जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ बदलाव करके जो NVH लेवल्स हैं उसे काफ़ी हद तक कम किया गया है। इस गाड़ी का व्हील बेस पुरानी होंडा सिटी जितना ही है, हालांकि ये जो नया आर्किटेक्चर है ये इंटरनेशनली जो नई जैज़ है उस पर आधारित है, लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर जो है लगभग सेम है, पुरानी सिटी जैसा ही है। यहाँ पर ज़्यादा रीइंफोर्स्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये गाड़ी ज़्यादा सेफ़ हो सके। ये पिछली गाड़ी से लगभग 4.5 किलो हल्की है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो टॉर्शनल रिजिडिटी, जो स्टिफनेस है, वो 20.4% ज़्यादा है। तो यहाँ पर वेट कम करने के साथ साथ जो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है उसे इस्तेमाल करके इसकी जो स्ट्रक्चर है उसे ज़्यादा सुदृढ़ बनाया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर लगभग 165 mm है, जो कि पिछली वाली कार जितना ही है, वहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंजन 1.5 VTEC, काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको तब बताऊँगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूँगा। और अब मैं आपको ज़रा इन व्हील्स के बारे में बता दूँ तो ये 16 इंच व्हील्स हैं। ये जो गाड़ी है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इस गाड़ी में कौन कौन से वेरिएंट्स होंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, कौन कौन से फीचर्स अलग अलग वेरिएंट्स में होंगे, ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है क्योंकि ये प्री लॉन्च ड्राइव है, तो स्पेसिफिकेशंस और वेरिएंट्स अभी तक हमको मालूम नहीं है। तो मैं जो आपको सब कुछ बता रहा हूँ वो टॉप एंड वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको मिलता है ये 16 इंच अलॉय, जो कि कुछ स्पोक्स जैसा लगता है, एक बड़ा ही क्लासी स्टाइलिंग दिया गया है। यहाँ पर आपको ये सिल्वर के साथ साथ डल ग्रे फिनिश दिया गया है। और अगर आप टायर्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रिजस्टोन के इकोपिया टायर्स मिलते हैं। 185 सेक्शन टायर्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक फिट है टायर्स की। अगर आप इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ देखेंगे तो वहाँ पर ज़रा ज़्यादा टायर विड्थ मिलती है, आपको 195 सेक्शन तक टायर मिलते हैं। मेरे ख्याल से एक लेवल ऊपर तक यहाँ पर भी ज़रा ज़्यादा विड्थ हो सकती थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर अगर आप इस मिरर की पोजीशन देखेंगे तो इसे आगे से हटा करके ज़रा पीछे कर दिया गया है, और उसका कारण यह है कि जिस तरह से बोनेट विजिबिलिटी के लिए ज़रा बाधक था, उसी तरह से कुछ लोगों का ये मानना था कि ए पिलर के साथ लगा हुआ जो मिरर है ये भी एक ब्लाइंड स्पॉट पैदा कर रहा था। तो होंडा ने इस मिरर को ज़रा पीछे कर दिया ताकि ये जो एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था इसके बीच में से देखने के लिए ड्राइवर को जगह मिले और ये ब्लाइंड स्पॉट पैदा ना हो। और इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो एक 80 डिग्री कैमरा यहाँ पर होंडा ने लगा दिया है, जिससे कि अगर आपके बाजू में कोई गाड़ी है जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में है, आपको नज़र नहीं आ रही है, तो अगर आप टर्न सिग्नल देते हैं लेफ़्ट का तो आपको गाड़ी नज़र आएगी और आपका ब्लाइंड स्पॉट और भी कम हो जाएगा। आप इसे या तो लेफ़्ट टर्न दे करके एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर एक डेडिकेटेड बटन है जिसे दबा करके एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये डोर हैंडल्स देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, और जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं तो आपको गाड़ी की चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा एक और जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि ये जो डोर्स हैं इन्हें जब आप बंद करते हैं तो पिछली गाड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सॉलिड एक आवाज़ आती है और एक ज़्यादा सुदृढ़, ज़्यादा मजबूत गाड़ी होने का एहसास आपको देती है। अगर आप पीछे वाला भी दरवाज़ा देखेंगे तो ये काफ़ी वाइड खुलता है और अंदर घुसने और बाहर निकलने के लिए मेरे ख्याल से ये इसकी जो शेप है ये काफ़ी अच्छी है। अब BS6 नॉर्म्स जो हैं ये अप्लाई हो चुके हैं और होंडा ने ऑब्वियसली पेट्रोल के लिए इसे इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था होंडा के लिए, लेकिन डीज़ल के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं और वहाँ पर होंडा ने एड ब्लू टेक्नोलॉजी जो यूरिया आपको डालना पड़ता है टैंक में, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर होंडा ने डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर के साथ साथ NOx स्टोरेज कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको एड ब्लू गाड़ी में नहीं डालना पड़ेगा, तो डीजल में आपकी वहाँ पर भी थोड़ी बचत हो जाएगी। काफ़ी सॉलिड इसकी रूफ लाइन है, बहुत ज़्यादा सूपिंग नहीं है ताकि अंदर कैबिन स्पेस अच्छा रहे, ताकि हेडरूम भी अच्छा रहे। और ये शार्क फिन एंटेना जो है ये इस गाड़ी को एक और स्पोर्टी एलिमेंट प्रदान करता है। अब ज़रा इसे पीछे से हम लोग अगर देखेंगे तो पीछे से होंडा ने इसे अगेन एक बड़ी सॉलिड कार का स्वरूप देने की कोशिश करी है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आगे की हेडलाइट्स साइड में आ रही हैं उसी तरह से पीछे की जो टेल लैंप्स हैं इसे भी साइड प्रोफाइल में डाला है, ताकि एक फॉरवर्ड मोशन जो है ये गाड़ी का एग्जीक्यूट हो सके, उसे गाड़ी प्रोजेक्ट कर सके। एक बड़ा बम्पर गाड़ी को एक बड़ा ही सॉलिड सा फील देता है। और ये जो ट्रंक है इसे भी होंडा ने एक
इंटीग्रेटेड लुक देने के बजाय एक बॉक्सी लुक दिया है, ताकि जो 3 बॉक्स फॉर्म है गाड़ी का वो ज़्यादा मजबूती से निकल के सामने आ सके। और पीछे ये जो आखिरी लिप सेक्शन है यहाँ पर जो इसका सरफेस इसे ज़रा उठा दिया है ताकि एक स्पोर्टी लुक भी गाड़ी को मिल सके। यहाँ पर पीछे की जो टेल लाइट्स हैं, जो पूरा का पूरा टेल लैम्प क्लस्टर है, यहाँ पर काफ़ी सारे एलईडी एलिमेंट्स हैं। हालांकि ये पूरा एलईडी क्लस्टर नहीं है, तो आपके टर्न इंडिकेटर्स जो है और आपके रिवर्स लाइट जो है ये अभी भी बल्ब्स हैं, लेकिन जो ये ब्रेक लाइट्स और गाइड लाइट्स हैं ये पूरी तरह से एलईडी हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया ये ZX वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक कैमरा जो आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन चेंज करी गई है। पहले वाले वर्जन में लोगों को ये शिकायत थी कि जब वो गाड़ी का बूट खोलने की कोशिश करते थे तब ये कैमरा भी उनके हाथ में लगता था और कभी कभी अंदर दब जाया करता था। तो ये जो बूट ओपनर है उससे इसे दूर कर दिया गया है ताकि वो होने की संभावना अब ना रहे। उसके अलावा यहाँ पर ये पीछे आप सेंसर्स देख रहे हैं और जो टेल लैंप्स हैं यहाँ पर ये आपको एक ज़रा स्मोक्ड आउट सा इफेक्ट मिलेगा। काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है ये गाड़ी। ओवरऑल अगर आप इसका स्टांस देखेंगे तो ये एक काफ़ी सॉलिड फिर भी एक काफ़ी स्पोर्टी ब्लेंड लिए हुए गाड़ी बन के सामने आती है। और इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बड़ी और इस सेगमेंट के लिए काफ़ी परिपूर्ण गाड़ी बन के सामने आती है। अब हम लोग गाड़ी में बैठने से पहले ज़रा एक बार बूट भी देख लें। बूट खोलने से पहले ज़रा आप ये स्टॉप लैंप भी देख लीजिए। और ये जो लैंप है ये पिछली गाड़ी में बल्ब था, लेकिन अब यहाँ पर ये एलईडी है। और बूट एरिया जो है यहाँ पर 506 लीटर्स का बूट एरिया है, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है इस क्लास के लिए। काफ़ी बड़ा बूट एरिया यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप इसे उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक फुल साइज्ड स्पेयर मिलता है जो कि अलॉय के ऊपर लगाया गया है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। मैं इस बारे में आपको 100% नहीं बता सकता कि आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट में भी ये अलॉय व्हील मिलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी टेस्ट कार के अंदर हमें अलॉय व्हील दिया गया है। और काफ़ी क्लीन एरिया है। लोडिंग लिप ज़रा ऊपर है लेकिन फिर भी काफ़ी क्लीन एरिया है अंदर और आपको सामान डालने और निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। विजिबिलिटी भी अंदर काफ़ी अच्छी है। और होंडा ने यहाँ ब्लैक के बजाय एक ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है जिससे कि अंदर का दृश्य आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो दोस्तों, बेहतर डिज़ाइन, लाइटर वेट, ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा सेफ़ और एक ज़्यादा स्टाइलिश बाहरी स्वरूप के बाद अंदर क्या क्या चेंज किए गए हैं ये भी मेरे ख्याल से आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंदर होंडा ने यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए हैं। और अंदर घुसने के लिए आपको अगर एक चाबी आपकी जेब में है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप सीधा अंदर घुस सकते हैं गाड़ी के। और होंडा सिटी जो है ये जनरली काफ़ी लो मानी जाती है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो उसका जो सीटिंग है ज़रा लो है, लेकिन यहाँ पर ये सीटिंग जो है ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। आइडियली इससे ज़रा एक नॉच ऊपर होता तो और बेहतर होता, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सीटिंग पोजीशन है आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि सीट्स बड़ी ही कंफर्टेबल हैं। ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड सीट्स मिलती हैं। और न सिर्फ इतना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो हेडरेस्ट्स हैं ये पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं और साथ ही साथ इनका डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। जो सीट्स हैं इनकी अपहोल्स्ट्री भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर परफोरेटेड लेदर यूज़ किया गया है, हैंड स्टिच्ड आपको यहाँ पर थ्रेड मिलेगा। और उसके साथ ही जो यहाँ पर आपको लेयरिंग दी गई है, जिस तरह का डिज़ाइन दिया गया है सीट पर, जिस तरह की बोल्स्टरिंग है, ये एक काफ़ी प्रीमियम गाड़ी का आभास कराती है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसे देख करके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे ख्याल से मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में शायद दिए जा सकते थे। यहाँ पर किसी भी तरह की सीट कूलिंग भी नहीं है। और हालांकि ये सब चीज़ें इस सेगमेंट में न भी दी जाएँ तो कोई बहुत बड़ा ओमिशन नहीं होगा, लेकिन एक जो चीज़ मिसिंग है सीट्स में और जो मेरे ख्याल से कंप्लेंट वर्दी है वो है लंबार सपोर्ट। तो अगर यहाँ पर लंबार सपोर्ट होता मेरे ख्याल से तो लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करने में ज़्यादा आसानी होती। यहाँ पर डेड पैडल की जगह पर एक रबर पैड आपको दिया गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली एक डेड पैडल नहीं है। उसके अलावा हम लोग चलिए डोर पैनल्स की बात करते हैं। और यहाँ पर सारे ही विंडोज़ 1 टच डाउन और 1 टच अप है, चाहे आगे हो या फिर पीछे। और ये बटन्स 1 टच अप और डाउन चारों तरफ है, यानी कि अगर आप पीछे भी बैठे हैं तो आप इसे 1 टच अप या 1 टच डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं और ये मिरर्स ऑटो फोल्डिंग भी है। साथ ही साथ एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जो आर्मरेस्ट है वहाँ पर आपको बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का हैंड स्टिच्ड लेदर मिलता है, जो कि एक प्रीमियम
फील गाड़ी का जो है उसे बढ़ाता है। आपके लिए यहाँ पर एक 1.5 लीटर की बॉटल के लिए स्पेस है, प्लस एक्स्ट्रा स्पेस भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा स्पेस है जिसे कि आप डोर पुल की तरह से काम में ले सकते हैं या फिर कुछ छोटा सामान भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी देखेंगे तो हालांकि ये सॉफ्ट टू टच प्लास्टिक नहीं है, लेकिन ये जो लेदर है ये यहाँ की एक प्रीमियम फील को काफ़ी अपलिफ्ट कर देता है, और मेरे ख्याल से एक सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ न होने की कमी आपको नहीं खलती है। अंदर अगर आप आकर के बैठेंगे तो एक बहुत ही विशेष चीज़ जो आप पाएंगे, बहरहाल पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे आपको मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ये स्टीयरिंग जो है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टेबल है। और भी बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ये स्टीयरिंग अपने आप में बड़ा ही चंकी एक सॉफ्ट ग्रेन लेदर के साथ में कवर्ड है, तो इसे होल्ड करना अपने आप में एक बड़ा ही प्लेजरेबल अनुभव है। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे पकड़ के, काफ़ी स्मूथ है, ऑपरेशन में भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ है। हालांकि इसका वेट बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर होंडा ने इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को सेमी डिजिटल कर दिया है, और यहाँ पर अब आपको ये राइट वाला जो पार्ट है ये एनालॉग मिलता है जो कि एक स्पीडो है, लेकिन लेफ़्ट में जो टैको आप देख रहे हैं प्लस ये जो बीच में स्पीड वाला इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये पूरा ही पार्ट एक 7 इंच डिजिटल डिस्प्ले है, और ये काफ़ी अच्छे से किया गया है और एक हाईलाइट है इस गाड़ी की। और अगर आप ये टैको वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर ये होम बटन दबा करके, जो कि स्टीयरिंग पर यहाँ मौजूद है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स आपको वहाँ मिलेंगी जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक जी मीटर भी है और ये आपको गाड़ी पर लग रहे जी फोर्सेस के बारे में बताता है। अब हालांकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी जी मीटर का एक अच्छा उपयोग ये हो सकता है कि जब आप गाड़ी को किसी को पीछे बिठा करके चला रहे हो तो अगर आप जी मीटर का जो बिंदु है उसे बीच में रख सकें, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो पैसेंजर्स बैठे हैं उन्हें बहुत ही कम तकलीफ़ होगी और वो बड़े आराम से बैठे होंगे। इसके अलावा आपको जो फ्यूल गेज है वो नीचे मिलती है यहाँ पर, और मैं आपको ज़रा जल्दी से यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास स्पीड और टाइम चेंज करने के लिए, रेंज और फ्यूल बताने के लिए, ये देखिए यहाँ पर, और टैकोमीटर अगर आप सिर्फ टैकोमीटर चाहते हैं तो, और आप इस डिस्प्ले को थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ में आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम लगता है, और मेरे ख्याल से एक हाईलाइट है इस गाड़ी की। अगर आप स्टीयरिंग व्हील पर ज़रा नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं ये भी काफ़ी इंट्यूटिव यानी कि काफ़ी इजी टू यूज़ हैं। यहाँ पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, यहाँ पर ये होम बटन है जो कि आपको उस मेन्यू को कंट्रोल करने देता है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप सोर्स कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप वॉइस कमांड्स दे करके कॉल्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास बोनेट रिलीज़ है, ये आपका फ्यूल लिड रिलीज़ है। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर जिसे होंडा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल कहता है, जिसे कि हम आम भाषा में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं, उसे आप ऑफ़ कर सकते हैं। और वो जो मैंने आपको बताया था कैमरा उस तरफ, उसे आप यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो ये कैमरा जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको आपके लेफ़्ट में 80 डिग्री एंगल का व्यू देगा। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट टर्न इंडिकेटर चालू करके भी उस कैमरा को एंगेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटा कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर आप अपनी कीज़ या कॉइन्स डाल सकते हैं। और अगर आप एसी वेंट्स देखेंगे तो ये वर्टिकली लेड आउट है और एक एल्यूमिनियम फिनिश लिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग कलर है यहाँ पर, और इनका जो ऑपरेशन है ये भी काफ़ी अच्छा स्टर्डी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है, यानी कि ये लंबे वक्त तक चलेंगे, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। एक और छोटा डिटेल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसकी ब्राइटनेस आप इस बटन के द्वारा यहाँ से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और चूंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने आपको जो बॉनेट के बारे में एक जानकारी दी थी, तो बॉनेट का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो जो विजिबिलिटी है जो कि होंडा ने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, जिससे मुझे गाड़ी का जो लेंथ, गाड़ी का जो विड्थ है उसके बारे में अच्छे से आभास हो सके, वो यहाँ पर डेफिनेटली परसेप्टेबल है। हेडरूम यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आपको ये जो हाइट एडजस्टेबल सीट है इसे नीचे लेकर के जाना होगा अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो, ताकि आप बाहर का दृश्य अच्छे से देख सकें। लेकिन सीट अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है और लंबी जर्नीज़ में मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। इसकी राइड और हैंडलिंग के बारे में भी आपको कुछ देर में बताता हूँ। साथ में यहाँ पर आपको ये 8 इंच का स्क्रीन मिलता है। अब यहाँ पर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ वेब लिंक नाम की भी एक फ़ीचर मिलती है, जिसके द्वारा आप कुछ प्री डिफाइंड ऐप्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर होंडा ने एक नया फ़ीचर जोड़ दिया है जो कि है एलेक्सा रिमोट, जिसके द्वारा अगर आपके पास एक एलेक्सा डिवाइस है तो आप घर बैठे ही वहाँ पर कुछ
कमांड्स देकर के बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। आप गाड़ी का बूट ओपन कर सकते हैं, आप गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, आप गाड़ी का AC कंट्रोल कर सकते हैं, आप गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि वो आपको एग्जैक्ट प्रेशर नहीं बताता है, लेकिन अगर कोई टायर डिफ्लेट हुआ है तो वो जानकारी आपको दे देता है। तो आप एलेक्सा से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपका कोई टायर डिफ्लेटेड है। आप वॉइस कमांड के द्वारा कार को रिमोटली बीप कर सकते हैं, आपकी बैटरी का लेवल चेक कर सकते हैं, फ्यूल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो कि आप एलेक्सा को दे सकते हैं। याद रखिए कि एलेक्सा ऐप जो है वो सिर्फ CVT वेरिएंट के साथ में अवेलेबल है, और ये काम कैसे करता है ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बड़े डिटेल में बताऊँगा। मैनुअल, पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में एलेक्सा वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको होंडा का कनेक्ट फीचर मिलता है, जहाँ पर आपको अप टू 32 फीचर्स मिलेंगे। आप अपने डिवाइस पर होंडा कनेक्ट ऐप करके उसे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दीजिए और आपको वो 32 फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, उसके साथ आपको टायर डिफ्लेटेड है तो उसका अलर्ट आएगा। वहाँ पर आपको एक ड्राइवर का स्कोर बोर्ड भी मिलता है, आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स होंडा कनेक्ट के अंदर मिलेंगे, जो कि इसे कनेक्टेड कार बनाता है। और जो आजकल एक कनेक्टेड कार का बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स के द्वारा, उसे वो कहीं ना कहीं जा कर के होंडा कनेक्ट पूरा करता है। अब बात इंफोटेनमेंट सिस्टम की ही चल रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये सेगमेंट लीडिंग ऑडियो क्वालिटी नहीं है। इससे बेहतर साउंडिंग ऑडियो क्वालिटी आपको इस सेगमेंट में मिलेगी। जब आप ऑडियो को फुल वॉल्यूम पे चलाते हैं तो जो अपर लेवल है वहाँ पर आपको आवाज़ में वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप मीडियम वॉल्यूम पे सुन रहे हैं और आप एक ऑडियो फाइल नहीं है तो ये ठीक ठाक सिस्टम है, फटता नहीं है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इससे मेरे को एक शिकायत जो है वो ये है कि जब बहुत ब्राइट सनलाइट होती है तो इसे देखना ज़रा मुश्किल होता है। और एक और जो मुझे शिकायत है वो ये है कि जब मैं गाड़ी को रिवर्स में डालता हूँ तो जो डेफिनेशन है, जो क्लैरिटी है कैमरा की, ख़ास करके धूप में, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्राइटनेस और ये जो क्लैरिटी है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, ये ज़रा बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको 3 व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। आप चाहें तो लीनियर ले लें, थोड़ा सा वाइड ले लें, या फिर चाहें तो एक्स्ट्रा वाइड ले लें। तो आपको ये वाला जो एंगल है, इससे गाड़ी के एग्जैक्टली नीचे क्या है वो नज़र आएगा। यहाँ से आपको एक नॉर्मल व्यू नज़र आएगा और यहाँ से आपको एक ज़्यादा वाइड व्यू नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो आपके पास रेडियो है, और यहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट्स मिलते हैं। नीचे वाला USB सॉकेट यूज़ करके आप अपने फ़ोन को इस सिस्टम के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलता है। ये यहाँ पर आपके पास एक ट्रे है जिसे आप बहुत ही कन्वीनियंटली यहाँ डाल सकते हैं। थोड़ा सा इंक्लाइंड भी है, ताकि अगर आप बहुत ज़ोर से एक्सेलरेट करें तो ये पीछे ना आ जाए, या फिर अगर किसी खड्डे पर से गाड़ी जा रही है तो फ़ोन नीचे ना गिर जाए। तो ये बड़ी ही सिक्योर सी प्लेस है। यहाँ पर एक छोटी शिकायत मेरी जो है वो ये है कि अगर एक वायरलेस चार्जिंग पैड होता तो बहुत अच्छा होता। ये एक फ़ीचर मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। इसके अलावा ये जो एरिया है, इसे भी आप कुछ छोटा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 कप होल्डर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। यहाँ पर कप्स को रखना और निकालना काफ़ी आसान है। उसके अलावा कुछ छोटे स्पेसेस यहाँ पर भी आपके पास में हैं। इस स्पेस पे आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, और ये जो 2 स्लॉट्स हैं इसके अंदर आपका सेल फ़ोन इस तरह से बड़े आराम से फिट हो जाएगा। इस सारे स्पेस के अलावा यहाँ पर आपके पास ये एक आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइडिंग नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से लेदर में रैप्ड है, हैंड स्टिच्ड है, तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर आपके पास में ये एक स्पेस है जहाँ पर आपका सेल फ़ोन या फिर कुछ वॉलेट्स बड़े आराम से आ जाएंगे। ग्लव बॉक्स का साइज़ जो है ये ठीक ठाक है, लेकिन ये ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक और छोटा ओमिशन है। सेफ्टी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, आपके पास ABS है। उसके साथ ही साथ ये जो गाड़ी है इसे होंडा ने आसियान लेवल पर काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है, और ये काफ़ी सेफ़ कार है। यहाँ पर आपके पास टॉप एंड वेरिएंट के अंदर 6 एयरबैग्स हैं, 2 फ्रंट एयरबैग्स हैं, और सामने के कर्टन एयरबैग्स और पीछे के कर्टन एयरबैग्स मिला करके आपके पास 6 एयरबैग्स होते हैं। यहाँ पर स्पेशल ISRS होंडा के स्पेसिफिक एयरबैग्स हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो उस लिहाज से ये जो गाड़ी है ये काफ़ी सेफ़ है। अगर आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो ये डैशबोर्ड जो है, सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी लीनियर है, हॉरिजॉन्टली लेड आउट है। तो ये बहुत ही क्लटर फ्री, काफ़ी नो नॉनसेंस, बहुत ही क्लीन, बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं ये इसे एक हाईलाइट प्रदान करते हैं।
काफ़ी 3 डायमेंशनल किस्म का लुक दिया गया है यहाँ पर, और मुझे इस तरह के डिज़ाइन बहुत पसंद है। यहाँ पर कोई भी स्क्यूमॉर्फिक चीज़, किसी भी तरह की कोई बनावटी चीज़ नहीं है। सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत ही अर्गोनॉमिकली प्लेस्ड है, जहाँ तक आपका हाथ आराम से पहुँच सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके साथ ही साथ अगर आप इन डायल्स की बात करें, इन नॉब्स की बात करें, तो इनमें एक बड़ा ही रीएश्योरिंग सा क्लिक है। इनके अंदर जो एक फ़ील आती है यूज़ करते हुए, काफ़ी सॉलिड फील आती है। और होंडा ने ख़ास ध्यान दिया है इस तरफ कि यहाँ पर जो क्वालिटी का फ़ील है ये एकदम टॉप नॉच हो, और मेरे ख्याल से वो सक्सीड भी हुआ है। बटन्स की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। हैंड ब्रेक जो है यहाँ पर द गुड ओल्ड मैकेनिकल हैंड ब्रेक, मुझे इस तरह के हैंड ब्रेक ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा अगर आप ये एक एलिमेंट देखेंगे यहाँ पर, तो ये फॉरवुड, यानी कि ये कुदरती वुड नहीं है, ये प्लास्टिक है जिसमें आपको एक वुड जैसा डिज़ाइन मिलता है और इसके ऊपर आपको लाकर मिलता है। लेकिन ये जो एक हल्का सा यहाँ पर एक कंट्रास्ट दिया है, एक एडॉर्नमेंट दिया है यहाँ पर, ये जो गार्निश है ये काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। ये जो पैड है यहाँ पर, जो लेदर का एलिमेंट है, ये गाड़ी को एक स्पेशल प्रीमियम फील प्रदान करता है। और ये खास करके साफ़ सुथरा, क्लटर फ्री, अर्गोनॉमिकली करेक्ट जो लेआउट है इसका, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ए पिलर ज़रा पतला है और चारों तरफ का दृश्य बहुत अच्छे से नज़र आता है। ये जो बाहर वाले मिरर की पोजीशन चेंज करिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली काम करती है। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जो अर्गोनॉमिक्स है ये एकदम स्पॉट ऑन है। क्या ये इंटीरियर इस सेगमेंट का सबसे प्रीमियम लुकिंग और फीलिंग इंटीरियर है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर में से एक है, लेकिन ये क्या एब्सोल्यूट बेस्ट है? मेरे ख्याल से नहीं। इसके लिए एक कारण ये भी है कि ये जो सारे प्लास्टिक्स हैं, हालांकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन ये सॉफ्ट टू टच नहीं है। देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं दूर से, लेकिन जब आप टच करते हैं तो ये एग्जैक्टली सॉफ्ट टू टच प्लास्टिक्स नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक फील गुड फैक्टर की बात करूं, ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं, तो काफ़ी अच्छा काम किया है होंडा ने यहाँ पर। और न सिर्फ क्वालिटी बट अर्गोनॉमिक्स को भी बहुत ध्यान दिया है, सेफ्टी के बारे में भी बहुत ध्यान दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ये जो आप हेडरेस्ट देख रहे हैं और ये सीट्स का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये आपकी विप्लैश इंजरीज़ को मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आपको पीछे से कोई कार टक्कर मार देती है तो आपको सिंक करते हैं नीचे की ओर, ताकि आपकी जो नेक है इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा दुष्प्रभाव ना आए। ये सीट बेल्ट जो हैं ये भी लोड लिमिटिंग है, और फ्रंट सीट्स के लिए अगर आपको कभी खुदा न खास्ता क्रैश हो जाए तो इनिशियल जो प्रेशर है वो कुछ सेकंड के लिए ये सीट बेल्ट रखती है, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद ये थोड़ा सा रिलीज़ भी करती है, ताकि सीट बेल्ट से आपके चेस्ट पर कोई इंजरी ना हो। तो काफ़ी स्मार्टली ये गाड़ी डिज़ाइन करी गई है। सीट बेल्ट की ही बात करूँ अगर मैं, तो इसे अगर एडजस्टेबल बनाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे मिरर्स जो है ये ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ आपको इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है। ये आपकी रीडिंग लाइट्स हैं, और ये आपको लाइट्स जब डोर खुले तो ऑन चाहिए या ऑफ़ चाहिए उसके लिए बटन है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक सनरूफ भी मिलती है, जैसे कि आप इस तरह से पूरी तरह खोल सकते हैं, या फिर इसे इस तरह से सिर्फ टिल्ट करके हवा अंदर आने दे सकते हैं, और या फिर पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ये हैंडल्स भी हैं। और ओवरऑल अगर मैं एक स्पेस के सेंस की बात करूं तो ये काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छा खुला और काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस नज़र आएगा। मेरे ख्याल से इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के लिए ये जो गाड़ी है ये काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगी, और बहुत सारे लोगों को इस गाड़ी में बैठ करके बड़ा ही अच्छा फील होगा। काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी प्रीमियम ये गाड़ी अंदर से महसूस होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी आगे की। अब ज़रा बैक सीट पर भी जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस, कम्फर्ट और NVH लेवल्स के क्या हाल है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये डोर्स काफ़ी अच्छे से वाइड खुलते हैं, तो अंदर बैठना काफ़ी आरामदायक है। और जो सीट हाइट है ये भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, तो घर में जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें बैठने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और अब ज़रा अंदर यहाँ पर स्पेस और आराम के क्या हाल हैं वो ज़रा हम लोग देखते हैं। उससे पहले ज़रा डोर पैनल देख लें, तो आगे की तरह यहाँ पर भी आपको लेदर पैडिंग मिलती है, और ये जो बटन है ये 1 टच अप और डाउन है। और साथ ही आपको यहाँ पर ये एक बड़ा 1 लीटर बॉटल के लिए स्पेस मिलेगा। यहाँ पर नीचे स्पीकर्स हैं, और प्लास्टिक आगे की ही तरह है। यहाँ पर सॉफ्ट टू टच प्लास्टिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है प्लास्टिक की है काफ़ी अच्छी है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर नी रूम और लेग रूम की भरमार है। और यहाँ पर जो 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं वो ये हैं कि पहली बात, ये जो रेल एरिया है, सामने वाली सीट के नीचे वाला जो रेल एरिया है, ये लगभग 27 mm से बढ़ा दिया है, ताकि यहाँ पर मेरे को अपने पैर का मूवमेंट ज़्यादा करने के लिए जगह मिले। और जो ओवरऑल लेग एरिया है
जहाँ तक मैं अपने पैर लेकर के जा सकता हूँ, इसे भी लगभग 30 mm या उससे ज़रा बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल मेरे पैर के मूवमेंट के लिए मुझे यहाँ ज़्यादा जगह मिल गई है। नी स्पेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच होने के बाद में यहाँ पर लगभग 1-2 इंच की जगह बाकी है। तो आप में से जो लोग 6 फुट के हैं या उससे भी ज़रा ज़्यादा हैं, उन्हें यहाँ बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो काफ़ी खुला काफ़ी आरामदायक यहाँ पर आपको महसूस होगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो सीट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं, चाहे वो डैशबोर्ड में हो चाहे वो डोर पैड्स में हो, यहाँ पर बेज का प्रयोग किया गया है। ऊपर जो रूफ लाइनर है इसमें भी बेज का प्रयोग किया गया है, जिससे कि स्पेस का जो एक आभास है ये ज़्यादा उभर के सामने आता है। तो ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी खुली नज़र आती है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा है। और इस गाड़ी का NVH लेवल भी जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी NVH कंट्रोल गाड़ियों में से एक है ये। अब उसके बारे में मैंने जो ड्राइविंग पार्ट है वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से बताया है। तो ये जो सस्पेंशन है ये भी काफ़ी सपल है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और उसके साथ ही साथ स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो जो मेन स्ट्रीम C सेगमेंट है उस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा मजबूत गाड़ियों में से बन के उभर के सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है ये इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा खुले बड़े स्पेसेस में से एक है। अब आप अगर इसे कंपेयर करें तो वर्ना में भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेस जो है वो काफ़ी प्रीमियम पर आता है। इसी तरह से स्कोडा रैपिड और फोक्सवैगन वेंटो जो है वो ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेस की ज़रा कमी है। तो उस लिहाज से जो होंडा सिटी है यहाँ पर स्पेस एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। सीट्स भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी गई है, अच्छा लैटरल सपोर्ट है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पर। तो ये एक और काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपको रेयर AC वेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं। और ये जो AC है ये भी अब ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ज़्यादा पावरफुल भी है। और यहाँ पर आपको 2 पावर आउटलेट्स भी नज़र आएंगे। तो ये 12 वोल्ट पावर सॉकेट्स हैं, हालांकि यहाँ पर USB सॉकेट्स नहीं हैं, लेकिन आपको 2 पावर सॉकेट्स यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे। ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यहाँ पर आपको ये जो सीट बैक है यहाँ पर ये मैगज़ीन होल्डर के साथ साथ एक ये छोटा पॉकेट भी मिलता है, जहाँ पर आप अपना सेलफोन चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जो थर्ड पैसेंजर है उसके लिए भी एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड करी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हेडरेस्ट्स हैं पीछे ये एडजस्टेबल नहीं है। ये भी अगर एडजस्टेबल होते तो सोने पे सुहागा होता है। इतनी कंफर्टेबल सीट्स के साथ में अगर ये हेडरेस्ट भी अगर एडजस्टेबल होते मेरे ख्याल से तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। एक और जो बहुत अच्छी फीचर यहाँ पर आपको नज़र आएगी वो है ये सनब्लाइंड्स, और इन्हें आप इस तरह से मैनुअली पीछे लगा सकते हैं ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आए और गाड़ी को ज़्यादा गर्म ना करे या फिर धूप सीधी आपकी आंखों में ना पड़े। इसके साथ ही आगे की तरह यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल्स नज़र आएंगे और पीछे ये काफ़ी प्रीमियम लगने वाली LED रीडिंग लाइट्स भी नज़र आएंगी। यहाँ पर मेरे ख्याल से विड्थ सफिशिएंट है 3 लोगों के बैठने के लिए, लेकिन अगर आप ये बीच वाला एरिया देखेंगे तो ये ज़रा हम्प्ड अप है। तो जो बीच में पैसेंजर बैठेगा वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक यहाँ पे कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं रह पाएगा, लेकिन विड्थ यहाँ पे सफिशिएंट है। और अगर आप इसे कंपेयर करें जो साइड की दोनों सीट्स हैं इनके कंफर्ट से, तो बीच की सीट मेरे ख्याल से आपको बैठना उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली सीट जो है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो कंफर्ट के लिहाज से मेरे ख्याल से होंडा सिटी ने एक नया स्टेप लिया है, एक ऊंचे पायदान के ऊपर उन्होंने इस गाड़ी को पहुंचा दिया है। और इस सेगमेंट में अगर आप स्पेस और कंफर्ट की बात करें तो होंडा सिटी जो है एक अलग ही श्रेणी में पहुंच गई है। होंडा iVTEC के हिंदुस्तान में बहुत सारे दीवाने हैं, और ये वाली जो पहली वेरिएंट हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है पेट्रोल वेरिएंट और ये है मैनुअल वेरिएंट। यहाँ पर आपके पास एक CVT भी आता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको मैनुअल नज़र आएगा, 6 स्पीड मैनुअल। यहाँ पर एक गियर बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पर आपके पास 5 गियर्स थे, लेकिन नई 5th जनरेशन होंडा सिटी में आपके पास 6 गियर्स हैं। इसके अलावा इंजन में भी काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। कहने को तो ये वही पुरानी iVTEC यूनिट है 1.5 लीटर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंटरनल बदलाव किए गए हैं, जिससे कि न सिर्फ ये इंजन ज़्यादा रिफाइंड हो गया है और हालांकि पावर और टॉर्क में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इस गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है और इस गाड़ी का ओवरऑल रिफाइनमेंट है प्लस जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें काफ़ी सारी बेहतरी हुई है, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें जो मेन बदलाव है वो एंटी फ्रिक्शन टेक्नोलॉजीज़ के हैं, और अंदर जो एक इनलेट पोर्ट होता है वहाँ पर अब जब फ्यूल अंदर जाता है तो और भी ज़्यादा टम्बल यानी कि स्वर्ल होकर के जाता है ताकि कंबस्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके। ऊपर DOHC लेआउट दिया गया है आपको, और इन सब बदलावों के साथ साथ अब ये जो गाड़ी है
ये न सिर्फ ज़्यादा रिफाइंड लगती है लेकिन कुछ हद तक ज़्यादा ड्राइवेबल और ज़्यादा पावरफुल भी लगती है। इस चीज़ को आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं जो रिड्यूस्ड वेट है उस पर भी। ये गाड़ी पिछली जो गाड़ी थी उससे ज़रा हल्की है। और एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जो कि इंजन से रिलेटेड नहीं है लेकिन ओवरऑल जो शैसी के अंदर और स्टीयरिंग के अंदर, सस्पेंशन के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उन्हें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये गाड़ी पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल लगती है। इसका स्टीयरिंग जो है उसमें ज़्यादा फीडबैक है, इसका स्टीयरिंग ज़्यादा वेल वेटेड है। और एक जो शिकायत बहुत सारे लोग होंडा की गाड़ियों से करते थे, खास करके सिटी से, कि इसका स्टीयरिंग बड़ा लाइट प्रतीत होता था। लेकिन ये जो नई गाड़ी है यहाँ पर ये स्टीयरिंग न सिर्फ होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर जो फील है, जो वेट है और जो फीडबैक है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है। तो एज अ ड्राइवर्स कार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर लगती है पुरानी वाली गाड़ी से। और इसकी स्टेबिलिटी, इसकी हैंडलिंग और इसका जो फन टू ड्राइव फैक्टर है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। चलिए अब हम लोग इंजन की ही बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि इंडियंस के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़रूरी पैरामीटर होता है उसकी बात सबसे पहले कर लूँ। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वहाँ पर 17.8 kmpl ARAI सर्टिफाइड मिलती है और जो CVT वेरिएंट है वहाँ पर 18.4 kmpl की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है। अभी हम लोग मैनुअल चला रहे हैं और इसकी जो मैंने टेस्टिंग करी उसे अगर आप हाईवे पर गाड़ी को टेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 16 to 17 kmpl तक ये गाड़ी दे देगी और सिटी में आपको 12 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी जो कि मेरे ख्याल से इस साइज़ की गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। एक और बहुत ज़रूरी बात, जो NVH लेवल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए होंडा ने बहुत सारी चीज़ें करी है और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि जो बॉनेट है उसके नीचे जो एंटी नॉइस इंसुलेशन होता है उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है और वहाँ पर अब ज़्यादा बड़े एरिया में इंसुलेशन यूज़ किया गया है। उसके अलावा ये जो डोर के बॉटम पैनल्स है वहाँ पर भी सीलिंग के लिए एक नई फोम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है और साथ ही साथ जो फ्लोर बोर्ड है यहाँ पर भी रीइंफोर्समेंट दिया गया है ताकि जो माइक्रो वाइब्रेशंस पहले वाली गाड़ी में रिपोर्ट किए जाते थे वो अब ना आए। तो उस लिहाज से अगर देखने जाए तो इस गाड़ी का NVH लेवल काफ़ी सुधर गया है। एम्बियंट नॉइज़ अंदर बहुत ही कम आती है और जो नॉइज़ है, विंड नॉइज़, वो आपको लगभग 115 किलोमीटर्स पर आवर यानी 115 किलोमीटर्स पर आवर के बाद अंदर थोड़ी थोड़ी विंड नॉइज़ आनी चालू होगी। इसके अलावा अगर मैं 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की बात करूं तो हमने इसका जो टेस्ट किया वहां पर हम लोग 2 लोग गाड़ी में थे और 0 to 100 स्प्रिंट इस गाड़ी ने अपना 10 सेकेंड से ज़रा ज़्यादा वक्त में किया जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रेसिव टाइम है। इसके अलावा क्रूजिंग स्पीड्स की अगर मैं बात करूं तो आप अगर इसे 6 गियर में चला रहे हैं तो 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आप 2500 RPM पर प्राप्त कर लेंगे और अगर आप 5th गियर में चला रहे हैं तो वही 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आपको 2800 RPM पर मिलेगी। इन गियर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि ये गाड़ी अपना 0 to 100 स्प्रिंट जो है वो सेकंड गियर में कंप्लीट कर लेती है जिससे कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको ज़रा बेहतर मिलता है। तो फर्स्ट गियर में ये गाड़ी आपको 57 किलोमीटर्स पर आवर तक लेकर के जाती है और सेकंड गियर में 106 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ये गाड़ी क्रॉस कर लेगी और उसके बाद जो थर्ड गियर है वो आपको अप टू 158 किलोमीटर्स पर आवर तक लेकर के जाएगा जिसका मतलब ये है कि काफ़ी क्विक गाड़ी है ये। 121 PS की यहाँ पर आपको पावर मिलती है, 145 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है, पावर 6600 RPM पर प्रोड्यूस होती है और लिमिटर जो है वो 7000 RPM पर आकर के कट हो जाता है। टॉर्क जो है वो आपको 4300 RPM पर पीक टॉर्क मिलती है 145 न्यूटन मीटर्स की। इन सब चीज़ों के अलावा एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि होंडा सिटी को कुछ हद तक एक स्पोर्टी कार भी माना जाता है। इसका जो इंजन है ये अपने सेगमेंट के, खास करके जो पेट्रोल इंजन है ये अपने सेगमेंट के सबसे ज़्यादा हाई रेविंग इंजन, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन में से एक है और उस लिहाज से इस पूरे नए सेटअप के साथ जहाँ पर ये स्टीयरिंग ज़्यादा फीडबैक देता है आपको, जहाँ पर एक गाड़ी ज़्यादा स्टेबल लगती है, इन सारे बदलावों के साथ में ये एक ज़्यादा स्पोर्टी कार बन के सामने आती है, ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा कंफर्टेबल भी और ज़्यादा स्पोर्टी भी। ओवरऑल NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं, गाड़ी का हैंडलिंग बहुत अच्छा है और जो पिछली गाड़ी थी उससे ये मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। गाड़ी में बैठ करके चलाते वक्त आपको इसमें जो बदलाव किए गए हैं, इसकी जो एक सॉलिड फील है, इसकी जो एक ज़्यादा अच्छी NVH कैपेबिलिटी है, इस गाड़ी का जो ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली समझ में आएंगी और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है इस गाड़ी पर और मैं होंडा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इस गाड़ी में किए। अब जैसे कि ड्राइवेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बोला तो 1000 RPM का जो बहुत ही लो RPM है वहीं से आपको ज़रा पुल मिलना शुरू हो जाता है। ये गाड़ी स्प्लटर नहीं करती है, स्टटर नहीं करती है और आपको बड़ा ही स्मूथ एक एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाता है। 1500 RPM के बाद आपको ये जो पुल है इसमें एक फोर्स फील होगा और ये काफ़ी लीनियरली, काफ़ी प्रोग्रेसिवली आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इंजन जो है वो किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा आपको। 7000 RPM तक क्लीनली पुल करता है
हालांकि गाड़ी के अंदर अगर आप इंजन की नॉइज़ की बात करें तो मेरे ख्याल से 3,500 आरपीएम के बाद वो जो इंजन का एक रेव हैप्पी नेचर है वो आपको अंदर महसूस होता है, आपको आवाज़ अंदर आती है। लेकिन ये कुछ ऐसे हार्श जो इंजन होते हैं जो कि आपको रेव करने से रेजिस्ट करते हैं, जिन्हें आप रेव नहीं करना चाहते, वैसा नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्पोर्टी कार चला रहे हैं और ये जो इंजन की आवाज़ है आपको प्रेरित करती है कि आप और ज़्यादा एक्सेलरेट करें और गाड़ी को तेज़ चलाएं। तो एक स्पोर्टी जो कैरेक्टर है इस गाड़ी का, जो शुरू से ही होंडा ने मेंटेन करके रखा है। मेरे ख्याल से सेकंड जनरेशन जो गाड़ी थी उसमें कुछ हद तक वो नहीं था, लेकिन पहली, तीसरी और चौथी जनरेशन में वो जो एक कैरेक्टर था इंटैक्ट था, और वो यहाँ पर और भी ज़्यादा उभर करके सामने आता है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन CVT में आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है मेरे ख्याल से। और वहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी एज़ पर ARAI ज़रा बेहतर मिलती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ गियर्स भी ज़्यादा हैं, 6 गियर्स हैं, और होंडा सिटी हमेशा से ही अपने स्मूथ गियर शिफ्ट्स के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आपको नेगेटिव बदलाव नहीं मिलेगा। गियर शिफ्ट्स बहुत ही स्मूथ हैं, एकदम बटरी स्मूथ, मक्खन जैसे स्मूथ गियर शिफ्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। और उसके अलावा ये एक छोटा जो नॉब है और ये शॉर्ट थ्रो जो इसका कैरेक्टर है, ये इसे एक काफ़ी एन्जॉयबल गियर बॉक्स बनाता है यूज़ करने के लिए। और जहाँ तक गियर बॉक्स की बात है, मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं है। ये इस सेगमेंट के सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा अच्छे, सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल मैनुअल गियर बॉक्सेस में से है। और साथ ही साथ जो क्लच है उसका एक्शन हैवी नहीं है, लाइट क्लच एक्शन है, तो उस लिहाज से जब आप इसे सिटी में भी चलाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी की हैंडलिंग जो है वो डेफिनेटली एक स्टेप अप है, डेफिनेटली बेहतर हो गई है पहले से। इस गाड़ी का व्हील बेस पहले वाली गाड़ी जितना ही है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है शैसी का वो लगभग सेम है, लेकिन सस्पेंशन में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। शैसी में भी रीइंफोर्समेंट्स डाले गए हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ स्टील डाला गया है, लेकिन सस्पेंशन पर काफ़ी काम किया गया है। और अब यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो पहले वाली सिटी जो है उससे ज़रा फर्म है, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली इसकी हैंडलिंग पर पड़ा है। एकदम स्लो स्पीड्स, बिल्कुल क्रॉलिंग स्पीड्स पर अगर आप देखने जाएं तो शायद आपको इस गाड़ी की राइड क्वालिटी ज़रा फर्म लगे पहले से, लेकिन उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। और अगर मैं एक रिलेटिव तौर पर बात करूं तो यूरोपियन गाड़ियों की राइड जितनी फर्म होती है उससे ये ज़रा फिर भी सॉफ्ट होगी, लेकिन ओवरऑल जो बैलेंस अचीव किया है होंडा ने यहाँ पर, एक अच्छी राइड क्वालिटी और एक बहुत ही अच्छी प्रेडिक्टेबल हैंडलिंग के बीच में, ये मेरे ख्याल से काफ़ी काबिले तारीफ़ है। ख़ास करके होंडा सिटी जो है ये अपनी सॉफ्ट सस्पेंशन के लिए जानी जाती थी, जहाँ पर हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से वो सॉफ्ट सस्पेंशन सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन इस नए वर्जन के अंदर हैंडलिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी हो गई है, और अच्छी बात यह है कि उसके कारण जो स्लो स्पीड्स पर आपकी राइड क्वालिटी है वो इफेक्ट नहीं हुई है। तो ये गाड़ी अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और बहुत अच्छी हैंडल भी करती है। तो सस्पेंशन जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से होंडा ने काम किया है, और मेरे ख्याल से राइड और हैंडलिंग दोनों ही मेरे ख्याल से इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो दोस्तों ये है होंडा की नई सिटी का ID.Tech डीजल वेरिएंट, और यहाँ पर पावर और आउटपुट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 100 PS पीक पावर है 3600 RPM पर, और पीक टॉर्क जो है वो है 200 न्यूटन मीटर्स, ये है 1750 RPM पर। और ये पावर और टॉर्क जो है क्लास लीडिंग नहीं है, लेकिन ये गाड़ी हमेशा ही अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती थी, और BS6 वेरिएंट में भी यहाँ पर 24.1 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी है, जो इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसीज़ में से एक है। तो किफ़ायत के लिहाज से डीजल जो है ये आपको ज़्यादा दूरी तक लेकर के जाएगी। एक और चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी वो ये है कि यहाँ पर होंडा ने बिना एडब्लू ऐड किए ही BS6 सर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त कर लिया है, तो उस लिहाज से आपके एडब्लू के जो खर्चे हैं वो भी ज़रा कम हो जाएंगे। लेकिन चेंजेस बहुत सारे किए गए हैं, और सबसे बड़ा बदलाव जो आपको नई होंडा सिटी डीजल वेरिएंट चलाते वक्त महसूस होगा वो ये है कि पिछले वाली जनरेशन में ये जो डीजल था काफ़ी नॉइजी और काफ़ी वाइबी महसूस होता था, लेकिन यहाँ पर वो वाइब्रेशंस, वो नॉइज़ काफ़ी हद तक कम कर दिए गए हैं, और अंदर वो जो डीजल की एक थोड़ी परेशान करने वाली आवाज़ आती थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ये रिफाइनमेंट यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पिछली वाली जो सिटी थी उसमें डीजल सामने से काफ़ी नोज़ हैवी लगता था, और जैसे ही आप ब्रेक मारते थे या फिर डेसेलरेट करते थे, गाड़ी सामने से नोज़ हैवी लगने के कारण एक जो ड्राइविंग फील है वो उतना अच्छा नहीं होता था वहाँ पर। लेकिन अब नई वाली जो होंडा सिटी है यहाँ पर एक काफ़ी नेचुरल फील आता है इसे चला करके। ऑल्दो अभी भी जो पेट्रोल है उसे चला करके आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, वो गाड़ी ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा नेचुरल लगती है स्टीयरिंग पर। यहाँ पर अभी भी हल्का सा एक नोज़ हैवीनेस है, लेकिन पिछली वाली गाड़ी के मुकाबले बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है।
ये अब कहीं ज़्यादा नेचुरल, कहीं ज़्यादा नॉर्मल लगती है और आप इसे बेंड्स पर भी चलाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टीयरिंग वेट जैसा कि मैंने आपको पेट्रोल के बारे में बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से वेल वेटेड है, लेकिन फिर भी पेट्रोल वेरिएंट में जो स्टीयरिंग फील है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। अब इस इंजन का जो कैरेक्टर है वो पहले जैसा ही है काफ़ी हद तक, और काफ़ी लीनियर है। नीचे लोअर डाउन द रेव रेंज काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है, 1000 आरपीएम जैसे लो आरपीएम पर भी काफ़ी अच्छे से पुल कर लेता है डीजल इंजन होने के बावजूद भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 1500-1600 आरपीएम पर जाकर के यहाँ पर टर्बो किक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद में ये 3300-3400 आरपीएम तक काफ़ी स्ट्रांगली पुल करता है और 3500 आरपीएम के बाद में इसका परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब अगर आप इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 ये लगभग 12 सेकंड में करता है। ज़रा 12 सेकंड से कम में हमने जब इसकी टेस्टिंग करी तो इसने हमें दिखाया, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा टाइम है एक डीजल इंजन के लिए, इस तरह की बड़ी गाड़ी के लिए। और उसके अलावा अगर आप क्रूजिंग स्पीड्स की बात करें तो 1900 आरपीएम पर ये 6th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर पर क्रूज़ करता है। और अगर आप इसे 5th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाएंगे तो आप टैको नीडल पर लगभग 2200 आरपीएम की रीडिंग देखेंगे। उसके अलावा इन गियर स्पीड्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट गियर में ये गाड़ी आपको 36 किलोमीटर पर आवर पर लेकर के जाएगी, सेकंड गियर में 68 किलोमीटर पर आवर, थर्ड गियर में 107 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ गियर में आप 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने स्पीडोमीटर पर देखेंगे। गियर बॉक्स यहाँ पर भी 6 स्पीडर है, लेकिन कुछ कारणवश ये डीजल इंजन में उतना स्मूथ, उतना स्लिक, उतना लाइट नहीं लगता है जितना कि ये आपको पेट्रोल वर्जन में लगेगा। यहाँ पर एक हल्का सा नॉचनेस है इसके अंदर, कंप्लेंट करने लायक नहीं है, लेकिन कंपेयर टू पेट्रोल ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। क्लच एक्शन यहाँ पर लाइट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसे सिटी में भी चला रहे हैं तो अपने लो एंड के कारण इस गाड़ी को चलाने में आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। राइड क्वालिटी सिमिलर है पेट्रोल जैसी, लेकिन सामने से ज़रा आपको ये गाड़ी थोड़ी सी मामूली सी ज़्यादा नोज़ हैवी लगेगी। उसके अलावा ये जो डीजल है काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन में से ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर टॉर्क काफ़ी अच्छा है और इसका जो मिड रेंज परफॉर्मेंस है, जो इसका लो एंड है, वो इसे काफ़ी यूजेबल और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली डीजल बनाता है। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पर होंडा ने कर दिया है वो ये है कि अब यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस और जो अंदर नॉइज़ आता था, NVH लेवल्स जो पहले थोड़े से बॉदरसम थे, जो परेशान करते थे, वो अब बिल्कुल नहीं है और अब आपको ये गाड़ी काफ़ी बेहतर लगेगी रिफाइनमेंट के मामले में, तो काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा जो सारे इंप्रूवमेंट्स मैंने आपको पेट्रोल में बताए वो सारे यहाँ पर भी हैं। आप चाहे हैंडलिंग की बात करें, चाहे राइड क्वालिटी की बात करें, वो सारे ही बदलाव यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो वो जो सारे बदलाव हैं काफ़ी बड़े बदलाव हैं और उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। एक और छोटी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस गाड़ी के साथ अच्छी बात यह है कि 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे पहुंचने के बाद में ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करती है और जब तक आप 120 क्रॉस नहीं करेंगे तब तक कुछ गाड़ियों में जो बीप है वो अनोइंग हो जाती है। यहाँ पर अनोइंग बीप नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मेरे ख्याल से सिटी में आपको ये ईजिली 16-17 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी देगी और हाईवे पर अगर आप इसको हल्के राइट फुट के साथ चलाएंगे तो आपको ये 20+ फ्यूल एफिशिएंसी देगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। यहाँ पर आपके पास कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी का कैरेक्टर देखेंगे, इंजन का कैरेक्टर देखेंगे, तो मैनुअल में भी ये काफ़ी यूजेबल है और परेशान नहीं करता है। आप इसे हायर गियर्स में भी लो रेव्स पर चला सकते हैं, तो आपको कम से कम गियर बदलने होंगे। दोनों ही गाड़ियों में ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। सामने डिस्क्स हैं, पीछे ड्रम्स हैं, लेकिन ब्रेकिंग के लिहाज से मुझे शिकायत करने जैसा कुछ नहीं लगा। टायर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ग्रिपी टायर्स हैं और ऑल्दो एक साइज़ 195 सेक्शन तक जा सकते थे टायर्स, बट कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। और ओवरऑल अगर आप इसे एज एन एंथुसियास्ट भी चलाएंगे तो आपको ये गाड़ी काफ़ी रीअश्योरिंग लगेगी। तो दोस्तों अब हम चला रहे हैं होंडा सिटी का नया पेट्रोल CVT वेरिएंट और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक गियर सेलेक्टर लेवर है इसका। यहाँ पर आपके पास में ये ई-कॉन का बटन भी है और यहाँ पर आपको ये बड़ा ही प्यारा सा एक लेदर कवर्ड नॉब मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो जो स्पीड है गियर शिफ्ट्स की वो बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है। ये एक CVT है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक CVT होने के नाते यहाँ पर जो जनरली CVT ट्रांसमिशन के साथ में प्रॉब्लम आता है वो इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट आपको महसूस होगा जब आप राइट पैडल पे ज़ोर से पैर मारते हैं तो थोड़ा इंजन आवाज़ करता है, लेकिन अगर आप पार्ट थ्रॉटल यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से जो गियर रेशियोज़ हैं उनको मैनेज करता है। और ख़ास करके बड़े शहर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर लोग परफॉर्मेंस से ज़्यादा कन्वीनियंस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और मेरे ख्याल से उस तरह के एनवायरनमेंट में
ये बहुत ही कारगर साबित होगा, वहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंट साबित होगा। और ऐसा नहीं है कि इसे यूज़ करने में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्लो ट्रांसमिशन है। ये काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन है। और अगर आउट एंड आउट परफॉर्मेंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो मेरे ख्याल से कन्वीनियंस के लिहाज से ये ट्रांसमिशन आपको बहुत रास आएगा। यहाँ पर ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी भी मैनुअल से ज़रा ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 18.4 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है और यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं जो कि आपको काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं या चाहते हैं कि आप ओवरराइड करें जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके लॉजिक को, तो आप ये पैडल्स यूज़ करके मैनुअली भी गियर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं और जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रांसमिशन तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत यूजेबल है। और आपको अगर सिटी में ज़्यादा गाड़ी चलानी है तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रांसमिशन है ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रखेगा और आपकी बैक और आपका जो लेफ़्ट लेग है उसे काफ़ी आराम प्रदान करेगा। अब हालांकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पोर्ट मोड दिया गया है। तो अगर आपको चाहिए कि CVT ट्रांसमिशन अपने रेगुलर स्पीड से ज़रा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे तो आप इसे स्पोर्ट मोड में भी डाल सकते हैं, जहाँ पर अगर आप राइट पेडल को ज़्यादा क्विकली या ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हैं तो ट्रांसमिशन का जो गियर रेशियो है वो ज़रा जल्दी चेंज होगा और उसके अलावा जो आपका शिफ्ट पॉइंट है वो भी ज़रा ऊपर चला जाएगा आपके टेकोनीडल के ऊपर। तो क्या नई होंडा सिटी, होंडा सियाज या Hyundai वर्ना या फिर स्कोडा की नई रैपिड जैसी गाड़ियों के साथ में टक्कर लेने के लिए सक्षम है? तो देखिए, इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि हाँ, ये सक्षम है और सक्षम से भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर वो होंडा का बैज लगा हुआ है। ये काफ़ी लंबी है, काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है और इसके अंदर जो 1.5 लीटर VTEC इंजन है, पेट्रोल सेगमेंट में इसकी टक्कर का दूसरा कोई इंजन नहीं है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी है और इसे चलाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन किसी भी गाड़ी की जो वैल्यू है वो उसकी कीमत से परखी जाती है और चूंकि ये एक प्री लॉन्च ड्राइव है तो हमें इस गाड़ी की कीमत अभी तक नहीं बताई गई है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक विश्लेषण बता सकता हूँ और मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि ये जो गाड़ी है इसके साथ साथ इसकी जो पुरानी 4th जनरेशन गाड़ी है वो भी इसके साथ साथ बिकेगी और उसे एक ज़रा नीची कीमत पर बेचा जाएगा। तो आप में से जो लोग मारुति सुजुकी सियाज ख़रीदना चाहते थे, मेरे ख्याल से होंडा उन्हें एक थोड़ा कम कीमत वाला ऑप्शन पुरानी जनरेशन होंडा सिटी के तौर पर देगा। अब कीमतों की अगर हम लोग बात करें तो करंट जनरेशन जो होंडा सिटी है वो लगभग 9.5 लाख रुपए से लेकर के 14.25 लाख यानी कि 9.5 टू 14.3 लाख रुपीज़ तक एक्स शोरूम बिकती है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो जो करंट सियाज है वो 8.5 लाख रुपीज़ से 11.1 लाख रुपीज़ तक बिकती है। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि होंडा में आपको डीजल भी मिलता है, वहाँ पर सियाज में आपको डीजल नहीं मिलता है, वहाँ पर सिर्फ आपके पास पेट्रोल और पेट्रोल ऑटोमेटिक है। इसके अलावा अगर आप Hyundai वर्ना को देखें तो वहाँ पर आपके पास इंजन्स और ट्रांसमिशंस की भरमार है। आपके पास 1.5 लीटर पेट्रोल है, आपके पास में एक डीजल इंजन भी है, आपके पास पेट्रोल इंजन के साथ साथ ऑटोमेटिक है, आपके पास डीजल के साथ साथ ऑटोमेटिक है और उसके साथ ही उन्होंने एक स्पेशल वहाँ पर वेरिएंट निकाल दिया है जो कि है 1.0 लीटर टर्बो DCT जो कि 14 लाख रुपए में उपलब्ध है। अगर आप इन सारे समीकरणों को मिला करके देखें तो जो Hyundai वर्ना है उसकी कीमत लगभग 9.5 लाख रुपीज़ से लेकर के 15 लाख रुपीज़ तक, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है, इसमें जाती है। लेकिन वहाँ पर जो एक कमी है वो ये है कि वहाँ पर जो गाड़ी का साइज़ और बैक सीट कंफर्ट है वो सियाज और होंडा सिटी के मुकाबले का नहीं है। वो गाड़ी बैक सीट पैसेंजर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि वहाँ पर फीचर्स ज़रा ज़्यादा हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप जो नई स्कोडा रैपिड आई है उसे देखें तो वहाँ पर भी आपके पास एक 1 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर आपको 100 HP से ज़्यादा पावर मिलती है और वो एक काफ़ी स्प्राइटली इंजन है। वहाँ पर जो कीमतें हैं वो 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपीज़ से लेकर के 13.5 लाख रुपीज़ तक जाती हैं अगर आप रैपिड और वेंटो की बात करें तो। लेकिन अगेन वो गाड़ियाँ जल्द ही फेज़ आउट हो जाएंगी और ये जो गाड़ी है यहाँ पर ये एकदम ब्रांड न्यू नई जनरेशन सिटी है जो कि अगले 5-7 साल तक इस मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व कायम रखेगी। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से अगर मैं करंट जनरेशन सिटी की बात करूं तो उससे ज़रा महंगी ये गाड़ी प्राइस की जाएगी और मेरे ख्याल से 10 लाख रुपीज़ टू 15 लाख रुपीज़ तक का जो प्राइस रेंज है इस गाड़ी का, मैं मानता हूं कि होंडा इसे उस रेंज में प्राइस करेगा और उस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से काफ़ी केपेबल गाड़ी है क्योंकि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी है, सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है। यहाँ पर आपके पास में पेट्रोल ऑप्शन है, पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक है, हालांकि डीजल में ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन डीजल अपने आप में काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। तो कीमत के हिसाब से मेरे ख्याल से होंडा इसे काफ़ी अच्छे से प्राइस करेगा और
अगर उन कीमतों पर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा बाय होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। होंडा की गाड़ियाँ बहुत अच्छा रीसेल देती हैं, होंडा की गाड़ियाँ काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, और ये गाड़ी काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है अगर आप पेट्रोल की बात करें तो। उसके साथ ही साथ काफ़ी स्पेशियस भी है। अगर मुझे नेगेटिव्स की बात करनी हो तो कुछ और अच्छे फीचर्स यहाँ पर हो सकते थे। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर हो सकता था, इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूज़िक और भी कुछ बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल एज अ पैकेज अगर आप देखने जाएंगे तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। और आप में से वो लोग जो एक बड़ी ही कंफर्टेबल प्रैक्टिकल सी सेगमेंट गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप चॉइसेस है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।